देख लेते हैं हम लोग क्रीप ऑफ बेल्ट। ठीक है, तो देखो क्रीप क्या था आप लोगों को पहले ही डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में। क्या होता है कि आपका जो दो पुली है, ठीक है, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, स्लैक साइड, और जो नीचे होता है वो ये है आपका स्लैक साइड, और ये है आपका टाइट साइड, टाइट साइड। ठीक है, और टाइट साइड में क्या होता है, टाइट साइड इसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हायर टेंशन होता है। इसमें क्या होता है आपका बार बार क्या होता है, टेंशन होता है यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है, टेंशन होता है। टेंशन होने के कारण क्या होता है, इसका नाम पड़ा टाइट साइड। ठीक है, मान के चलो T1 इधर लग रहा है, T2 इधर लग रहा है। ठीक है, टेंशन होने के कारण क्या लगा, ये बेल्ट एक टाइम पे क्या होने लगेगा, ये जैसे ही टाइट होगा तो क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होने लगेगा। जैसे एक साइड से टाइट हो रहा है और इधर आके ऐसे लूज हो जा रहा है, तो ये बार बार टाइट होने के कारण क्या होता है कि इसके लेंथ में कुछ चेंजेज आ जाते हैं। ये जो यहाँ पे क्या होगा, जितना भी रेवोल्यूशन होगा उतनी बार ये टाइट करेगा इसको। ठीक है, और बार बार टाइट होने के कारण क्या होगा कि इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ जाएगा। इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द बेल्ट है, इसमें क्या आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा, यानी क्या बोल सकते हो, चेंज ऑफ लेंथ होने लगता है। ठीक है, चेंज ऑफ लेंथ, यानी कि इसके लेंथ में कुछ चेंजेज होने लगता है। और उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, जैसे मान के चलो कि डेल्टा एल चेंज हुआ। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, जो डेल्टा एल है उसी को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन। ठीक है ना, कि जो बेल्ट है वो डिफॉर्म हो गया। अब देखो डिफॉर्मेशन होने का किस पे डिपेंड करेगा, ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो मेनली किस पे डिपेंड करता है कि कितना आपका इस पे फोर्स लग रहा है, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है इस पे। ठीक है ना, कितना अमाउंट से दोनों साइड टेंशन लग रहा है, और टेंशन इन द फोर्स यानी कि इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन लगेगा, यानी कि फोर्स के फॉर्म में टेंशन लगेगा, ऐसे खिंचाव होगा उनके बीच में। तो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, पहला चीज़ कि कितना आपका टेंशन आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि कितना इसमें टेंशन आ रहा है, और टेंशन किसके फॉर्म में होगा, न्यूटन के फॉर्म में। पहला बात हो गया। दूसरा बात ये होता है इसमें कि जैसे ही टेंशन होगा तो ये दूसरा चीज़, और दूसरा बात ये है कि कौन से ये मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, तो उसके मटेरियल के प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगा कि अगर मान के चलो ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है तो वो ज़्यादा टाइट होने लगेगा और ज़्यादा उसमें खिंचाव होने जाएगा। ठीक है, ज़्यादा खिंचाव हो जाएगा तो ये ज़्यादा होगा इसके, तो मटेरियल के प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगा कि जिस टाइप का मटेरियल होगा, अगर अच्छा मटेरियल होगा तो कम उसमें टेंशन होगा, अगर थोड़ा लो क्वालिटी का मटेरियल होगा तो ज़्यादा टेंशन होगा, और ज़्यादा टेंशन के कारण ये क्या हो जाएगा, पूरा बेल्ट एक टाइम पे क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा चीज़ क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, किस चीज़ के मटेरियल से ये बेल्ट बना हुआ है। ठीक है, तो और क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो कि हम किससे डिनोट करते हैं, यंग्स मॉडुलस से। किससे डिनोट करते हैं इसको, यंग्स मॉडुलस से। क्लियर हुआ, किससे डिनोट करेंगे इसको, यंग्स मॉडुलस, जो कि किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल ई से, या फिर इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो और देखो अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो जैसे ही फोर्स लगेगा किसी सेक्शन के ऊपर तो क्या हो जाएगा, उसमें स्ट्रेस भी जनरेट होगा। ठीक है ना, क्या जनरेट होगा, स्ट्रेस भी जनरेट होगा, क्योंकि स्ट्रेस आपको पता है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो टेंशन इन द फॉर्म ऑफ फोर्स है और किसी क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, स्ट्रेस का भी टर्म आएगा। तो पहला देखो फोर्स आया और उसके प्रॉपर्टीज पे और वहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इतना सारा चीज़ समझे। चलो अब देख लेते हैं हम क्रीप ऑफ बेल्ट थोड़ा सा डिटेल में। देखो, व्हेन द बेल्ट पासेस फ्रॉम द स्लैक साइड टू टाइट साइड, कहाँ से जा रहा है, जैसे ही स्लैक साइड से टाइट साइड में आता है, अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द बेल्ट एक्सटेंड, कुछ पोर्शन ऑफ द बेल्ट क्या हो जाता है, एक्सटेंड होता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट अगेन, जैसे खिंचाव होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, खिंचाव होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अगेन व्हेन द बेल्ट पासेस फ्रॉम द टाइट साइड टू स्लैक साइड। ठीक है ना, कि यहाँ से जैसे इधर आएगा तो ढीला हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा तो टाइट होगा, तो इस तरीके से बार बार होते रहता है। अब उसके कारण क्या होता है, ड्यू टू दिस द चेंज ऑफ लेंथ, और उसके कारण क्या होता है कि उसमें लेंथ में क्या होने लगता है, चेंजेस होने लगता है।
एंड द कांस्टेंट रिपीटेटिव लोड, और उसमें कांस्टेंट क्या होता है, हमेशा बार बार लग रहा है, तो कांस्टेंट रिपीटेटिव लोड्स के कारण क्या होता है, देयर आर सम डिफॉर्मेशन, और उसके बीच में क्या आने लगता है, कुछ डिफॉर्मेशन होने लगता है, यानी कि उसमें कुछ लेंथ में चेंज होने लगता है, ठीक है ना। इसका जो बेल्ट का लेंथ है वो क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है, डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द बेल्ट विच इज नोन एज क्रीप, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं, क्रीपिंग ऑफ द बेल्ट, ठीक है। अब देखो, ड्यू टू द क्रीपिंग रिड्यूस द वेलोसिटी रेशियो, देखो क्यों, और क्रीपिंग के कारण जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर, तो देख लेते हैं यहाँ से वेलोसिटी रेशियो, आपको पता है वेलोसिटी रेशियो m2/n1 d1/d2, और ये थिकनेस का टर्म भी हमने ऐड किया। अब देखो ये जो टर्म है इतना दूर, यही क्या है, मेनली क्रीपिंग को शो करता है, ठीक है। तो पहला चीज़ मटेरियल उसका दिखेगा, ठीक है, मटेरियल, ठीक है, मटेरियल ऑफ द बेल्ट, और उससे किससे डिनोट करते हैं हम लोग, यंग्स मॉडुलस से, ठीक है। और जो स्ट्रेसेस जनरेट हुए हैं तो सिग्मा 2 और सिग्मा 1, यानी कि स्लैक साइड वाला और टाइट साइड वाला, ठीक है। तो ये इसको हम लोग जो क्रीपिंग है वो इस फॉर्म में हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। वेयर सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, स्ट्रेस इन द बेल्ट ऑन टाइट साइड एंड स्लैक साइड, ठीक है ना। सिग्मा 1 क्या डिनोट करता है, टाइट साइड, और ये क्या डिनोट कर रहा है, स्लैक साइड ऑन द बेल्ट स्ट्रेस, ठीक है। और ई क्या डिनोट करता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बेल्ट मटेरियल, ठीक है ना, जो भी मटेरियल का बेल्ट का मटेरियल है वो हो गया। और D1 D2 क्या है आपका, डायमीटर ऑफ ड्राइवर एंड ड्रिवन पुली, D1 D2, और T इज द थिकनेस ऑफ बेल्ट, ठीक है। तो देखो ये है आपका क्रीप ऑफ द बेल्ट, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और समझ के नोट डाउन करिएगा। एक रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन टाइट साइड एंड स्लैक साइड, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन आपको करने को नहीं आता है, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब इसका डेरिवेशन नहीं आता है, लेकिन कभी कभी इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछ देता है, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है, जो कि क्या है, T1/T2 इक्वल टू e⁻μθ, ठीक है। जहाँ पे T1 क्या है आपका, टेंशन ऑन द बेल्ट ऑन टाइट साइड, और T2 है आपका टेंशन ऑन द बेल्ट ऑन स्लैक साइड, और थीटा क्या है आपका, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस में लेना है आपको, रेडियन पे, और कहीं कहीं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को एंगल ऑफ लैप भी बोला क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। और म्यू क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इतना सारा चीज़ दिया रहेगा तो आप टेंशन फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। कोई पूछ देगा T1 आपको निकालना है, T2 दिया रहेगा, ठीक है। T1 फाइंड आउट करना है, T2 दिया रहेगा, तो आपको म्यू थीटा दिया रहेगा, आप लॉग के टर्म में लॉग बेस 10 करके इसको इन्वर्स करके आप वहाँ से इसकी वैल्यू T1 या T2 की जो भी पूछा जाएगा आप निकाल सकते हो। तो देखो क्वेश्चन आता है, इस पर आ सकता है, लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं आता, तो आप इस रिलेशन को याद रखोगे, ठीक है ना, याद रखोगे। अभी मैं इसके बाद एक पावर बताता हूँ, कितना पावर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट, ठीक है ना, बेल्ट के थ्रू कितना पावर ट्रांसमिट होगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं, ये क्या है आपका ड्राइवर है, ये ड्रिवन है, ठीक है। ये आपका टाइट साइड है, ये है आपका स्लैक साइड है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि मान के चलो कि ये T1 दिया गया है, वो क्या है, टाइट साइड का है टेंशन, और T2 क्या है आपका, स्लैक साइड का है। तो आपको ये पता होगा कि जो टाइट साइड होता है वहाँ पे ज़्यादा टेंशन होता है, यानी कि बोल सकते हो जो T1 है वो ग्रेटर देन है किसके, T2 के, ठीक है ना। T1 क्या है, ग्रेटर देन T2, ठीक है। यहाँ से चलिए, तो यहाँ से देखो पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, द पावर इज ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इफेक्टिव फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट ड्राइव, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट है किसका, इफेक्टिव फोर्स एंड बेल्ट ड्राइव का, ठीक है। तो आपको पता है कि पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, यहाँ से अगर मैं पावर लिखूँ तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। पावर क्या होता है आपका, वर्क अपॉन टाइम, पावर, ठीक है। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। और अगर लेकिन यहाँ से वर्क लिखो, ठीक है, वर्क, तो वर्क क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वे अपॉन क्या है, ये टाइम है। ठीक, तो देखो यहाँ तक ये सिंपल फार्मूला है। अगर यहाँ से पावर लिखो आप तो क्या हो जाएगा, पावर देखिए क्या हो जाएगा, फोर्स क्या कौन सा फोर्स, इफेक्टिव फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये फोर्स कौन सा होगा, इफेक्टिव फोर्स, ठीक है। और क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो यही चीज़ है, यहीं से आया हुआ है टर्म क्या, इफेक्टिव फोर्स इंटू वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट ड्राइव। तो देखो यहाँ से अगर इफेक्टिव फोर्स लिखो तो इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, मान के चलो इधर से टेंशन है, इधर से आपको अभी टेंशन है, तो कुछ ना कुछ टेंशन कैंसिल आउट होगा, यानी कि क्या बोल सकते हो, जो इफेक्टिव होगा वो T1 माइनस T2 यही बचेगा, ठीक है ना। इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, T1 माइनस T2, तो यहाँ से लिखो इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी को किससे डिनोट कर लो, v से। तो यही है आपका पावर, ठीक है, पावर इक्वल टू T1 माइनस T2 इक्वल टू v, ठीक है। अगर यहाँ से v के लिए लिखो तो v इक्वल टू कितना होता है, पाई dn अपॉन 60, ठीक है। v की वैल्यू फाइंड आउट करके, जैसे मान के चलो आरपीएम दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, T1 T2 दिया रहेगा, तो यहाँ से क्या फाइंड आउट हो जाएगा, पावर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कहीं कहीं इसको इस टर्म में भी देता है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। तो यही फार्मूला रहेगा और यहाँ से आप न्यूमेरिकल निकाल लोगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि आया हुआ है आपका SBTE, ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या है। द पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट रनिंग ओवर द पुली, देखो क्या फाइंड आउट करना है आपको, पावर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको पता है पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, T1 माइनस T2 इंटू V, ठीक है। अगर ये T1 T2 और V पता चल गया, यहाँ पुट करके यहाँ पावर निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें नहीं होंगी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और क्या दिया है, ओवर द पुली, और इतना mm डायमीटर दिया है, ठीक है, 600 mm डायमीटर, एट RPM दिया गया है 200 RPM, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है बिटवीन द बेल्ट एंड पुली, एंड एंगल ऑफ लैप, ठीक है, जो आपको थीटा बता रहा था, एंगल ऑफ लैप या फिर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं उसको, 160। लेकिन किस में करना है, रेडियन में, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर 160 दिया गया है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री में दिया गया है, ठीक है। एंड मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज 2500, तो यानी केवल एक ही T1 दिया गया है, T2 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो पावर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो एक एक करके पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन। चलो गिवन क्या है, डायमीटर दिया गया है, तो डायमीटर कितना है, 600 mm। आगे RPM दिया गया है, N इक्वल टू 200 RPM, और क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू दिया गया है कितना, 0.25, और क्या है, बिटवीन द बेल्ट एंड पुली, द लैप एंगल, ठीक है, यानी कि थीटा इक्वल टू दिया है 160, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो रेडियन में, पाई बाई 180 करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है, डायरेक्ट लिख देता हूँ 2.79, इसको सोल्व करोगे तो 2.79 आता है, ठीक है। ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमें पावर निकालना है, ठीक है, तो चलो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि वेलोसिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। देखो वहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, तो यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालो तो पाई dn अपॉन 60, तो देखो यहाँ पे सारा चीज़ आपको पता है, तो यहाँ से पाई, डायमीटर आपको दिया है 600 इंटू n दिया गया है 200 और अपॉन में 60, यहाँ काटो कितना बचा 10, ठीक है, यानी कि 2000 इंटू पाई, कितना आ जाएगा इसको। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस आंसर आता है आपका, इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 6.28, कितना आ रहा है वेलोसिटी, 6.28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये किस में आ गया 6.28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर mm में पहले तो mm में होगा, ये mm से पहले कन्वर्ट किया गया मीटर में। mm में आया था इसका आंसर 6283.85। ठीक है, इतना आया था। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ 3 जीरो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो गया मीटर में। ठीक है, चलो तो इतना हो गया, वेलोसिटी फाइंड आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे एक टेंशन दिया गया है, मैक्सिमम टेंशन दिया गया है कितना 2500, यानी कि T1 की वैल्यू दिया गया है 2500 न्यूटन। तो आपको यहाँ पे T2 फाइंड आउट करना होगा। तो T2 निकालने के लिए आपके पास रिलेशन है T1/T2 इक्वल टू e⁻μθ। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो T1/T2 इक्वल टू e⁻μθ। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको वैल्यू पता है। T1 पता है, T1 कितना है आपका 2500। T2 फाइंड आउट करना है क्योंकि आपको पावर में ज़रूरत पड़ेगा यही। e⁻μ आपको पता है, म्यू कितना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 और थीटा आपने निकाला है अभी 2.79। ठीक है, तो देखो पहले अब इसको इस साइड ले आते हैं। तो यहाँ से अगर T2 लिखो, यहाँ बना देता हूँ, यहाँ से T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 2500 अपॉन e⁻0.25 इंटू 2.79। ठीक है, तो इसको इन्वर्स लॉग करना पड़ेगा। इन्वर्स लॉग यानी कि बेस 10 वाला जो शिफ्ट दबा के करोगे तो वहाँ से सॉल्व हो जाएगा वो। ठीक है, तो उसके लिए आंसर आ रहा है T2 का वैल्यू आ रहा है, T2 का वैल्यू आया है आपका 1243.7। T2 आ रहा है यहाँ से 1243.7, यही है 20, हाँ ठीक है 1243.7। ठीक है, तो वहाँ से सॉल्व करने के बाद T2 की वैल्यू कितनी आ गई 1243.7 न्यूटन। ठीक है, तो अब देखो अगर यहाँ से अब पावर निकाले तो कितना हो जाएगा। तो पावर इक्वल टू, इसलिए सिंस पावर इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V। ठीक है, तो यहाँ से T1 आपका कितना दिया गया है 2500 माइनस T2 आपको निकाल लिए यहाँ से 1243.7 इंटू वेलोसिटी निकाल के रखे हो 6.28। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो पावर आ रहा है 7893.037। ठीक है, ये किस में आ गया वाट में आ गया। ठीक है, अगर इसको किलो वाट में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 पॉइंट हटा दो तो 7.8 किलो वाट। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। देखो तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आता है, बस आपको केवल फार्मूला पता होगा और सॉल्व करना है, कैल्सी यूज करना है। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। थैंक यू।